अक्सर हम सोचते हैं कि इतने बड़े बड़े साम्राज्य आखिर गिरते कैसे हैं। गुप्त साम्राज्य की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। ये कोई एक दिन की बात नहीं थी, ये तो डोमिनो इफेक्ट जैसा था। एक के बाद एक सब कुछ गिरता चला गया। चलिए देखते हैं कि इतना मजबूत साम्राज्य अंदर से खोखला कैसे हुआ। तो सवाल ये उठता है कि क्या होता है जब कोई साम्राज्य अंदर से ही सड़ने लगे, जब बाहर से सब ठीक दिखे पर अंदर ही अंदर दीमक लग चुकी हो। यही सवाल हमें इस पूरी कहानी के दिल तक ले जाएगा। तो शुरुआत करते हैं। पहला डोमिनो, सबसे पहला वाला, वो था लीडरशिप का संकट। देखिए, किसी भी साम्राज्य की बुनियाद उसका राजा, उसका लीडर होता है, और गुप्त साम्राज्य की इसी बुनियाद में सबसे पहली दरार पड़ी। एक दौर था स्कंदगुप्त जैसे ताकतवर शासकों का। उन्होंने साम्राज्य को बुलंदियों पर पहुंचाया, लेकिन उनके बाद क्या हुआ? उनके बाद जो आए पुरुगुप्त, नरसिंहगुप्त, कुमारगुप्त द्वितीय, ये सब बस उतने काबिल साबित नहीं हुए। इतना बड़ा साम्राज्य था और उसकी लगाम इनके हाथों में थोड़ी ढीली पड़ गई। सोचिए, ना तो वो अंदर के दुश्मनों से निपट पा रहे थे और ना ही बाहर से जो खतरा आ रहा था उसके लिए तैयार थे। एक तरह से उनकी कमजोरी ने साम्राज्य के दरवाजे दुश्मनों के लिए खोल दिए थे, आने वाले खतरों के लिए बिल्कुल खुला छोड़ दिया था। और देखिए, जब सेंटर कमजोर पड़ता है ना, तो दीवारों में दरारें तो दिखेंगी ही। साम्राज्य अब बिखरना शुरू हो चुका था और इसका असर हर तरफ महसूस होने लगा था। और इस कमजोरी का फायदा किसने उठाया? वही दूर दराज बैठे प्रांतीय गवर्नरों ने। उन्हें मौका मिल गया। उन्होंने देखा कि राजधानी में उन्हें रोकने टोकने वाला कोई है नहीं, तो बस एक एक करके सब ने खुद को आजाद घोषित करना शुरू कर दिया। साम्राज्य अंदर से ही टूट रहा था। अंदर की ये हालत बाहर के दुश्मनों के लिए एक खुले इनविटेशन जैसी थी। और जब घर कमजोर हो तो बाहर वाले तो आएंगे ही। और इस मौके पर कहानी में एंट्री होती है हूणों की। तो टाइमलाइन कुछ ऐसी थी। लगभग 500 ईस्वी में हूण नेता तोरमाण ने सीधा मालवा पर हमला करके गुप्तों को चैलेंज किया। और फिर सिर्फ 10 साल बाद उसका बेटा मिहिरकुल आया। उसने तो हमलों को और भी भयानक बना दिया। ये जो लगातार हमले हो रहे थे ना, इन्होंने गुप्त साम्राज्य की जैसे कमर ही तोड़ दी। लेकिन ठहरिए, कहानी में एक ट्विस्ट है। ऐसा नहीं है कि गुप्तों ने हार मान ली, उन्हें एक बहुत बड़ी जीत मिली। पर सवाल यह है, क्या इस जीत से साम्राज्य बच पाया? जवाब है नहीं, क्योंकि ये जीत मिली तो जरूर, पर बहुत देर हो चुकी थी। हुआ ये कि गुप्त वंश के बालादित्य और मालवा के यशोधर्मन, इन दोनों ने मिलकर आखिरकार मिहिरकुल को हरा दिया। एक बहुत बड़ी मिलिट्री विक्ट्री थी ये। लेकिन एक लेकिन था, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। और यही इस कहानी का सबसे जरूरी पॉइंट है। इतनी शानदार जीत के बाद भी गुप्त साम्राज्य अपने पैरों पर दोबारा खड़ा नहीं हो पाया। जो नुकसान हो चुका था वो इतना गहरा था कि एक जीत उस जख्म को भर नहीं सकती थी। चलिए अब तीसरे डोमिनो की तरफ बढ़ते हैं, और ये था इकोनॉमिक कोलैप्स, आर्थिक पतन। इन सारी लड़ाइयों और पॉलिटिकल उथल-पुथल ने साम्राज्य की इकोनॉमी की कमर तोड़ दी। सोने से जमीन पर आने की कहानी, इससे बड़ा पतन का संकेत और क्या हो सकता है? इसका सबसे पक्का सबूत कहाँ मिलता है? उनके सिक्कों में। शुरू में गुप्त सिक्के एकदम प्योर गोल्ड के होते थे, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता, बाद के सिक्कों में सोने की मात्रा कम होती गई और सस्ती धातुओं की मिलावट बढ़ती गई। ये साफ साफ इशारा था कि खजाना खाली हो रहा है। हालत इतनी खराब हो गई कि एक टाइम ऐसा आया जब मार्केट से सिक्के जैसे गायब ही हो गए। सोचिए, ये सिर्फ करेंसी की कमी नहीं थी, ये पूरे इकोनॉमिक सिस्टम के ढह जाने का सिग्नल था। तो अब जब खजाने में कैश बचा ही नहीं, तो राजा क्या करे? उन्होंने अपने अफसरों और सैनिकों को सैलरी के बदले जमीन देना शुरू कर दिया। और बस यहीं से एक बिल्कुल नए सिस्टम का जन्म हुआ, जिसे हम इतिहास में फ्यूडलिज्म यानी सामंतवाद के नाम से जानते हैं। तो ये फ्यूडलिज्म था क्या आखिर? सिंपल शब्दों में, ये एक ऐसा सिस्टम था जिसमें पावर राजा के हाथ से निकलकर जमीन के मालिकों यानी सामंतों के हाथ में चली गई। अब ये जो सामंत थे, ये लगातार अपनी ताकत बढ़ाने में लगे रहते थे, भले ही उसके लिए राजा को कमजोर करना पड़े। इससे क्या हुआ? साम्राज्य और भी छोटे छोटे टुकड़ों में बंट गया। तो जब गुप्त साम्राज्य का इतना विशाल ढांचा गिर गया, तो उसके खंडहरों पर क्या होगा? उसकी राख से कौन सी नई ताकतें पैदा हुईं? गुप्त साम्राज्य के पतन ने कई नए छोटे छोटे राजवंशों के लिए दरवाजा खोल दिया। और इतिहास में अक्सर ऐसा ही होता है।
जब एक बड़ी पावर खत्म होती है तो उस खाली जगह को भरने के लिए कई छोटी छोटी शक्तियां उभर कर सामने आती हैं। इनमें से कुछ मेन प्लेयर्स थे थानेसर के पुष्यभूति, कन्नौज के मौखरी और वल्लभी के मैत्रक। इन सब नए राजवंशों ने मिलकर नॉर्थ इंडिया का पॉलिटिकल मैप हमेशा के लिए बदल दिया। तो आखिर में वही सवाल, जिस तरह से एक साम्राज्य गिरता है, क्या वही तरीका तय करता है कि उसके बाद क्या होगा? गुप्त साम्राज्य का इस तरह से बिखरना शायद हमें यही सिखाता है कि हर अंत एक नई शुरुआत भी होता है। शायद पतन भी एक तरह का निर्माण ही है, जो आने वाले कल की नींव रखता है।